हमारे सभी सुनने वालों को, हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो इस समय रेडियो सेट के सामने आकर बैठ चुके हैं, उन सबको चंचल वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा कैसी हो? भाई हम तो बिल्कुल ठीक है चंचल। लेकिन ये प्रश्न है ना, कैसी हो, चेहरे पे जो खिलखिलाती हुई मुस्कान है ना, उसे देख के समझ में आ जाता है। ये एक औपचारिकता होती है मात्र कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं, लेकिन ये औपचारिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उतना ही महत्वपूर्ण है कि आज हमारे कार्यक्रम का जो गुलदस्ता है, हाँ, उसमें क्या-क्या है? देखो, आज 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा अपने सुनने वालों के साथ करेंगे। ये है नरसंहार पीड़ितों की याद में जो हम एक दिन मनाते हैं और नरसंहार को कैसे रोका जाए, इसके बारे में जो बात की जाती है इस दिन पर, इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज है। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भी है। तो इसके बारे में भी थोड़ी बात होगी और सखी विशेष में हम बात करेंगे आज मंजम्मा जोगती की। और व्यंजन तो होंगे ही। तो बस इसके लिए थोड़ा-सा एक कहते हैं ना कि उनमें कौतूहल रहने दें हमारे सुनने वालों में कि व्यंजन खट्टे होंगे, मीठे होंगे, चटपटे होंगे, क्या हो सकते हैं? बिल्कुल। और साथ ही एक प्रश्न अपने श्रोताओं से, सखियों से ये भी कर लेते हैं कि भई देखो चंचल, पौधे लगाने का शौक जो होता है, बहुत थोड़ा या ज़्यादा सभी में होता है, हाँ। है ना? तो अगर पौधे आप लगाते हैं अपने घर में, तो किन बातों का ख़्याल हमें रखना चाहिए? हम तो बताएँगे ही, भई हमारे श्रोता और जो सखियाँ हैं, वो किन ख़ास बातों का ख़्याल रखते हैं? बिल्कुल, वो भी बताएँ। तो सावधानियाँ क्या हैं? किस तरह की सावधानियाँ हैं जिनका वो ध्यान रखें? और क्या समस्याएँ आ सकती हैं पौधे लगाते वक़्त, जिस तरह से वो पौधों को हरा-भरा रख सकें? क्योंकि बगीचा तो होता नहीं, हम आजकल जिस तरह के कॉम्पैक्ट छोटे-छोटे घर होते हैं, उसी में कुछ पौधे के गमले आपके पास अगर हैं, तो उन्हीं को सहेज कर आपको रखना है। बिल्कुल। क्योंकि पौधे जो हैं वो सकारात्मकता लेकर आते हैं और गीत-संगीत हमारी ऊर्जा को और बढ़ा देता है। गीत के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। मुलाकात पर कितने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मनाने की आदत कहाँ पड़ गई, सताने की तालीम क्या हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। ला 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 ला। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे।
किसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। ला 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 ला। बेहद खूबसूरत गीत के साथ बिल्कुल। प्रोग्राम की शुरुआत तो हुई और अब हम बात करते हैं नरसंहार अपराध के पीड़ितों और इस अपराध की रोकथाम के लिए जो आज का दिन मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 9 दिसंबर और 1948 9 दिसंबर के दिन इसकी शुरुआत हुई थी, तो इस हिसाब से आज 74वीं वर्षगांठ है जी। आकांक्षा इसकी। नरसंहार के अपराधों को रोकने और जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए सभी देशों का कर्तव्य है जो स्थापित करता है, इसके बारे में ये दिन इसमें मनाते हैं। कहा गया है, बिल्कुल। वैसे चंचल, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई ये पहली मानवाधिकार संधि है और ये दिवस नरसंहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने में संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है उसकी भूमिका को अपनाने के लिए भी मनाया जाता है। और इस महत्वपूर्ण तारीख के बाद में नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के पीड़ितों के स्मरण के और इनकी गरिमा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का निरीक्षण करने के लिए आज के दिन को चुना था। बिल्कुल सही बात है। इस सम्मेलन ने कह सकते हैं कि नरसंहार शब्द की पहली कानूनी परिभाषा निर्धारित की। इसने ये भी बताया कि नरसंहार को रोकने की मुख्य जिम्मेदारी जो है वो सभी देशों के मिलकर है। बिल्कुल। और 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में सदस्य देश जो भी थे अपनी आबादी को युद्ध अपराधों, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों और जो अन्य जो भी अपराध होते हैं उनके उकसाव से बचाने के लिए वो सब सहमत हुए। और ये शिखर सम्मेलन, इसमें ये भी सहमति हुई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस उपाय में सदस्य जो भी देश हैं वो सहायता करेंगे और सामूहिक रूप से कार्रवाई करेंगे। जब कोई सदस्य देश इन अपराधों से जो भी उनको नुकसान हो रहा है वो अपने देश की रक्षा करने में अगर विफल रहते हैं तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। नरसंहार की रोकथाम पर कई विशेष सलाहकार भी होते हैं जो उन क्षेत्रों का आकलन करने के लिए काम करते हैं जहां इस तरह के जो जन विरोधी अपराध हैं उनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं या पनपने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। बिल्कुल। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हर नागरिक का भी ऐसे कार्यों में सहयोग होना चाहिए। जी। जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
बिल्कुल चंचल, इसी तरह आपसी प्यार को बढ़ाते हुए हमें एक-दूसरे का साथ देते हुए एक-दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना है। और इसीलिए आज एक और दिन हम मनाते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और आकांक्षा, इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि जो भ्रष्टाचार दिनों-दिन बढ़ रहा है, इसके प्रति लोग जागरूक हों और इसको रोका जा सके, इस पे अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि ये एक बड़ी जटिल समस्या है और बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति भी है, जिससे लगभग विश्व भर के सारे देश प्रभावित हैं। बिल्कुल, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय जो कमेटी है उसने माना कि भ्रष्टाचार जो है एक कह सकते हैं कि बेहद समाज के खिला एक सामाजिक समाज के खिलाफ एक कृत्य है और किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और खास तौर पर विकासशील देशों के लिए ये समस्या और भी गंभीर है, क्योंकि इससे जो सामाजिक रफ्तार है या आर्थिक रफ्तार है किसी भी देश की, वो धीमी हो जाती है और देश की सुरक्षा है वो भी प्रभावित होती है। करोड़ों लोग जो हैं देश से जुड़े हुए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अन्य जन सुविधाएं हैं, उससे भी लोग वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि समय हो चला है एक ब्रेक का, तो बस अभी हाजिर होते हैं। इस अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं आकांक्षा, और बात जो हम कर रहे थे वो थी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की। जी। और किसी भी देश की जो नींव है उसको बचाने के लिए जो भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो रही हैं, उसको रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है किसी भी देश के विकास पर। बिल्कुल। दिसंबर 2003 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का पहला कदम यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यानी UNCAC पारित करके संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया था। इसको 31 अक्टूबर 2003 में तैयार किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच ये एक संधि है जिस पर 9 दिसंबर को हस्ताक्षर किए गए और 14 दिसंबर 2005 से ये प्रभावी हो गया। और इस संधि का उद्देश्य कानूनी रूप से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सभी जो सदस्य देश हैं उनको बांधना और कानून व्यवस्था को लागू करना था। और जो समझौते रखे गए उसमें कुछ मुख्य मुद्दों को भी दर्शाया गया इसमें। बिल्कुल, ये जो 5 मुख्य मुद्दे थे वो थे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना, साथ ही कानून और व्यवस्था लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करना, साथ में संपत्ति की वसूली और देश को अपने मूल रूप में लाना, और तकनीकी सहायता और जानकारी का आदान प्रदान करना। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यानी UNCAC का जो मुख्यालय है वो मेरिडा और न्यूयॉर्क में है। 9 दिसंबर 2006 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर करके भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया गया था। जी, हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है जो बताती है कि कौन से देशों में कितना भ्रष्टाचार है और इसे नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये इस तरह की चीज़ें चलना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये जब आंकड़े आते हैं तो पता लगता है कि कहाँ कितना अव्यवस्था है और उसको किस तरह से रोका जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार एक बहुत बड़ी रकम है जो कि रिश्वत के रूप में चली जाती है और इससे बहुत सारा नुकसान किसी भी राष्ट्र को होता है। और ये अनुमान लगाया जाता है कि कितनी धनराशि इस तरह से खो जाती है उस देश की। बिल्कुल, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ज़रूरी है स्थायी समाधान, और ये सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को न्याय के लिए जुटाना और सशक्त बनाना भी इस दिन का एक मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस तरह की कुरीतियां या समस्याएं जो हमारे देश के विकास को रोक रही हैं, तो
विकास बढ़ता है। बिल्कुल, और समाज के विकास में भी किसी न किसी रूप में बाधक है। जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, अगर वही बाधित होगी, तो सोचिए देश समाज के विकास पर और देश के विकास पर कितना प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने ज़िक्र किया कि बहुत सारे लोग हैं जो इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि कुछ लोग उनका अनुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और फिलहाल चंचल, आगे चर्चा और विषयों पर भी जारी रहेगी, लेकिन एक गीत सुन लेते बिल्कुल, हैं। पहले एक गीत सुन लेते हैं आगे बढ़ते-बढ़ते। किस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी थी, शर्माई थी, किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी थी, शर्माई थी, इस दुनिया से तुम आई हो। हीरा नजर चांदी बदन, रेशम हंसी मुखड़ा चमन, कंगाल है सारे हंसी, बस एक तुम्हीं रखती हो धन, लुटने का डर है, घबराई हो, लुटने का डर है, घबराई हो, सिमटी थी, शर्माई थी, इस दुनिया से तुम आई हो। जब तक तुम्हें देखा नहीं, ये दिल कभी धड़का नहीं, आए गए कितने सनम मैंने मगर पूजा नहीं, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, सिमटी थी, शर्माई थी, इस दुनिया से तुम आई हो। मिली वादा हुआ, कुछ कह दिया कुछ सुन लिया, ठहरे कहाँ बेताब दिल, कैसे मिले अपना पता, जुल्फों की बदली जब छाई हो, जुल्फों की बदली जब छाई हो, सिमटी थी, शर्माई थी, इस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी थी, शर्माई थी, इस दुनिया से तुम आई हो। दुनिया से
तुम आई हो। तो भाई हम भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे ना चंचल, उस विषय में हमारी एक सखी ने कहा है कि किसी चीज की गलत जानकारी देना, टैक्स की चोरी करना, चीजों में मिलावट करना, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी या घूसखोरी, ये भी भ्रष्टाचार के ही प्रकार हैं। बिल्कुल सही बात है। आप अनावश्यक तरीके से किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो पैसे के माध्यम से हो या किसी चीज के माध्यम से हो, अपना काम करवाने के लिए अगर आप देते हैं तो ये भ्रष्टाचार ही है। गलत जानकारी भी भ्रष्टाचार है। धन्यवाद देते हैं सखी को। और अगला विषय जो है मंजम्मा जोगती जी, सखी विशेष हमारी, इनकी बात हम करते हैं। कहते हैं ना आकांक्षा की संघर्ष में तबकर ही कोई भी व्यक्तित्व कुंदन होता है। तो मंजूनाथ से मंजम्मा जोगती की बनना, ये जो शख्सियत है, बचपन से इन्होंने संघर्ष किया, पहले खुद के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, और ये जो उनकी तपस्या थी इसने उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया और ऐसी लोक कलाकार के तौर पर वो पहचानी गई कि भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री जैसे सम्मान से उनको नवाजा गया। बिल्कुल चंचल, ये जो शब्द है ना ट्रांसजेंडर या परलैंगिक, हाँ, इसे लेकर आज भी हमारे समाज में न जाने कितनी तरह की धारणाएं हैं। हाँ, बिल्कुल हालांकि समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मतलब कई ऐसे उदाहरण हैं कि इन लोगों ने भी समाज को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जो लोगों की सोच है उसे गलत साबित किया है। और ऐसा ही एक नाम है मंजम्मा जोगती जी का, जिन्हें लोग स्नेहपूर्वक या आदरपूर्वक अम्मा कहकर बुलाते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो एक कर्नाटक के बेल्लारी जिले के कल्लुकम गांव में 50 के दशक में इनका जन्म हुआ। और क्योंकि ये एक पुरुष के शरीर में जन्म हुआ तो इनका मंजूनाथ शेट्टी ये नाम रखा गया था। इनका शुरुआती जीवन ही कह सकते हैं कि शुरू से बहुत संघर्ष में रही। जब स्कूल जाना शुरू किया तो इनके जो हाव भाव थे या तरीके थे वो ऐसे थे कि इन्हें लगता था कि मुझे एक लड़की होना चाहिए। तो माँ बाप ने भी इस चीज़ को समझा और फिर उन्हें दीक्षा दिलवा दी। इनकी शिक्षा 10वीं तक ही हो पाई थी और इस दीक्षा के बाद उन्हें घर में फिर से जाने की अनुमति नहीं मिली। बिल्कुल। और उसके बाद जो उन्होंने जो मंदिर में जाकर जोगप्पा बनने की जो दीक्षा ली, उसके बाद वो घर तो वापस जा नहीं पाई। वहां से जब वो बाहर निकली तो भी उनके लिए आगे का जीवन भी आसान नहीं था। बिल्कुल, बेहद संघर्ष किया उन्होंने और कई चीजों का सामना किया। और सामना करते करते इसी दौरान उनकी जो मुलाकात थी पिता और पुत्र की एक जोड़ी से हुई। कर्नाटक में दावणगेरे बस स्टैंड के पास एक पिता पुत्र की जो जोड़ी थी वो लोकगीत और नृत्य के जरिए लोगों का मन बहलाती थी। पिता गाते थे और बेटा नृत्य करते थे। तो वो सिर्फ नाच ही नहीं रहे थे बल्कि स्टील के घड़े को सर पे रखकर उसे बिना गिराए अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे थे और इसी अवस्था में जमीन पर गिरे सिक्कों को अपने मुंह से उठा रहे थे। ये जोगती नृत्य है। बिल्कुल, और ये जो नृत्य है इसी से उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। जोगती नृत्य जोगप्पा लोगों का लोक नृत्य होता है और ये जो पारंपरिक नृत्य है इसे वे महिलाएं करती हैं जिसे हम ट्रांस विमेन कहते हैं। मंजम्मा ने ये जब नृत्य देखा तो सोचा कि जब एक आम व्यक्ति इस नृत्य को कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकती। और इस पर उन्होंने उस आदमी से विनती की कि वो इस नृत्य कला को उन्हें सिखाएं। और जब वो व्यक्ति राजी हुए तो वहां जाकर वो इस नृत्य को सीखने लगी। बिल्कुल, मंजम्मा के इस नृत्य के प्रति लगाव को देखते हुए उनके एक जोगप्पा साथी ने उनकी मुलाकात एक लोक कलाकार या कालव्वा जी से करवाई। कालव्वा एक विशेषज्ञ थी और मंजम्मा नौसिखिया। वो बेहद डर गई कि इतने बड़े लोक कलाकार के सामने वो कैसे नाचेंगी। लेकिन मंजम्मा नाची और बेहद खूबसूरत नाची। कालव्वा जैसे जैसे धुन बदलती गई मंजम्मा ने भी उतनी ही बेहतरीन रूप से अपने हाव भाव प्रकट किए। वहां से उनके नृत्य में निखार आया और कालव्वा ने उन्हें आगे चलकर नाटकों में छोटे मोटे रोल देने के लिए बुलाना शुरू किया। और इसके बाद आकांक्षा देखते ही देखते जोगती नृत्य के लिए वो एक पहचान बन गई और धीरे धीरे वो जो नाटक उन्हें मिलते थे उन्हें लीड रोल करने लगी। थिएटर में भी उनका मन लगने लगा और केवल उनके नाम से अब शो चलने लगे थे और इस नृत्य ने ही आम जनमानस में उन्हें एक बड़ी पहचान दिलवाई। मंजम्मा इस बारे में भी कहती हैं कि सच कहूँ तो ये नृत्य उन्होंने इसलिए नहीं सीखा कि उनका बहुत ज़्यादा मन था, बल्कि जिन मुश्किलों से वो जूझ रही थी उनसे पार पाकर आगे बढ़ सके और अपने जीवन को अच्छे सुचारू रूप से चला सके, इसलिए उन्होंने इसे सीखा। कालव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने उनकी मंडली को संभाला और उनकी विरासत को आगे लेकर
वे जा रही हैं। वे बताती हैं कि जोगती नृत्य ही मुझे आगे लेकर आया है और इसीलिए चाहती हूँ कि ये नृत्य और जोगप्पा समुदाय आगे बढ़े और इसके लिए मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। अपनी पूरी जिंदगी तमाम संघर्ष करते हुए 2006 में जोगदी को कर्नाटक जनपद अकादमी अवार्ड दिया गया। वे कर्नाटक जनपद की पहली ऐसी अध्यक्ष हैं जो उस समाज से ताल्लुक़ रखती हैं और इस पद पर पहले सिर्फ पुरुष चुने जाते थे, लेकिन अब उनका काम है इसे आगे बढ़ाना। जब वो पहली बार इस कुर्सी पर बैठी थी अध्यक्ष पद पर, तो उनको लगा कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान मुझे मिलेगा, और वो काँप रहे थे उनके हाथ उस कुर्सी पर बैठते हुए। और साल 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव का सम्मान ये भी उन्हें दिया गया। बिल्कुल, साल 2021 में उन्हें देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से वे सम्मानित हुईं। और आकांक्षा, किसी भी कलाकार के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात होती है ये सम्मान उनको मिले, और 11 सदस्यों की उनकी टीम है जिसके साथ वो जोगती नृत्य और गायन, इसकी भाव भंगिमाओं और इसके स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देती हैं और अपने समुदाय को आश्रय और अधिकार दिलाने के लिए इस बारे में वो काम कर रही हैं। इस कला में पारंगत होकर उनके बहुत सारे कलाकार विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हम्पी उत्सव, बेंगलोर समारोह और अन्य स्थानों में अपनी कला का अलग-अलग जगह प्रदर्शन करके एक बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल कर चुके हैं। उनकी जो आत्मकथा है वो नाडुवे सुलेवा हेन्नु नाम से है और चंचल, इस बारे में हम आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन अंतराल के बाद। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। हम मंजम्मा जोगती जी के बारे में बात कर रहे थे चंचल, और उनकी आत्मकथा नाडुवे सुलेवा हेनु सिर्फ एक उनकी जिंदगी के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि जोगती नृत्य के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। कर्नाटक में मंजम्मा इतनी लोकप्रिय हैं कि उनकी जिंदगी जीवनी जो है वो हावेरी जिले के स्कूलों और कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्री में पढ़ाई जाती है और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। गुलबर्ग विश्वविद्यालय ने अगली 3 साल के लिए उनकी आत्मकथा का जो 100 पन्नों का सारांश तैयार किया है, जिसे स्नातक के विद्यार्थी चौथे सेमेस्टर के दौरान पढ़ेंगे। इससे पहले कर्नाटक राज्य अक्का महादेवी विश्वविद्यालय ने मंजम्मा जोगती की बायोग्राफी को अपने पाठ्यक्रम की किताबों का हिस्सा बनाया था, और वाकई में अगर देखा जाए तो ये उनके साहस की पराकाष्ठा नहीं, बल्कि जीवन में जब इतना कोई सहता है इंसान, किस तरह से वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, उनसे सीखना कोई बहुत बड़ी बात होती है। उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध जोगती नृत्य कला को सम्मान और लोकप्रियता दिलाने वाली मंजम्मा लगभग 40 वर्षों से नृत्य कला से जुड़ी हैं। उनके पहनावे की बात करें तो मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, चेहरे पर सादगी, पट्टू कॉटन की साड़ी और हाथों में भरी भरी कांच की चूड़ियां और बालों में फूलों के गजरे, ये है उनका स्टाइलिश लुक। बिल्कुल, जब तुमने इस बारे में पूरा विस्तार से बताया तो बिल्कुल एक तस्वीर सी हमारे आंखों के सामने खिंच जाती है। जी। मंजम्मा का जीवन हम शुरू से कह रहे हैं कि शुरू से संघर्षपूर्ण रहा, बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ रहा, लेकिन वो इतनी हौसला उनका बुलंद था कि वो कभी टूटी नहीं, बल्कि अपने हर हालात के साथ वो लड़ती रहीं, आगे बढ़ती रहीं, और सरकार द्वारा मिले कानूनी अधिकारों के बावजूद अब भी वो कहते हैं कि बहुत कुछ करना और बहुत कुछ बदलना बाकी है, ताकि हमें भी समान मानते हुए लोग हमें साथ लेकर चलें।
जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर। दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान रे मत वाले। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले। बात मेरी तू मान ले मत वाले। तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले। बात मेरी तू मान रे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले। बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। भाई चंचल, जब हम घर में सजावट की बात करते हैं और जब वो जो बालकनी रहती है ना, जो एक या घर का आंगन जो रहता है वो खाली खाली अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहला ख्याल आता है कि क्यों ना कुछ पौधे लगा लिए जाए। छोटे छोटे ही सही, गमलों में ही सही, लेकिन लगाएं जरूर। और अक्सर
मतलब देखा गया है कि पौधे तो लगा लिए जाते हैं हाँ। और मतलब ला के उनको रख दिया गमले में लगा के। अब अपेक्षा ये कि भई जब लगा दिया है तो वो बढ़ेंगे अपने आप। तो वही बिल्कुल सही। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हाँ। बढ़ती, उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ती है, उन्हें भी प्यार चाहिए, उन्हें भी आपका अटेंशन कहते हैं ना एक ध्यान चाहिए। जब हम किसी पौधे को देखते हैं और उसमें अगर फूल वाला वो पौधा है तो उसमें खिले हुए फूलों को देखते हैं तो वो हमें बड़ी खुशी देते हैं, लेकिन वो खुशी तभी मिलेगी ना जब उन पेड़-पौधों की, उन फूलों की हम देखभाल करेंगे। बिल्कुल। और जब आप अपने हाथ से लगाए पौधों के साथ जब आप कुछ समय बिताते हैं ना, तो आपको आंतरिक कहते हैं ना एक संतुष्टि भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। पौधों का स्वभाव ही है सकारात्मकता फैलाना और खुशियाँ फैलाना, साथ में ऑक्सीजन देते हैं जो जीवनदायिनी चीज़ है। और बहुत सारे पौधे तो ऐसे हैं जिन्हें हम घर में अगर लगा रहे हैं तो वो दिन और रात दोनों वक्त हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा खास पौधा है तुलसी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। औषधीय गुण भी हैं और सौंदर्य बढ़ाने वाले गुण भी हैं उसमें। बिल्कुल। हमारी एक सखी कह रही हैं कि पेड़-पौधे लगाने का मुझे बहुत शौक है और लगा भी रखे हैं। इनकी देखभाल के लिए नियमित पानी देती हूँ, समय-समय पर 2-4 दिन में गुड़ाई भी करती हूँ, खाद भी डालती रहती हूँ। कुछ दिन पहले पढ़ा था तो नीम के पत्तों को उबाल कर ठंडा करके सादा पानी मिलाकर पेड़ों में डाला जिससे कीड़े न लगें। नीम के तेल को सादे पानी में मिलाकर भी पत्तों पर डाला। कुछ पत्तों पर छेद से हो रहे थे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने गुड़हल के कलम और गुलाब लगाए हैं जो बढ़ रहे हैं। बहुत सही बात है। इन्होंने जो लिखा है ना कि इन्होंने नीम का पानी बनाया, तो ये एक घरेलू उपाय है जी। अपने पौधों पर अगर कीड़े लग रहे हैं तो उनसे बचाने के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम घर में चूँकि घर में बहुत ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, एक सीमित सी जगह में हमें बागवानी का अपना शौक पूरा करना है। तो जब पौधे लगाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप उन्हीं पौधों को चुनें जिनकी आप पूरी तरह से देखभाल कर सकते हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सोटिक प्लांट जो पौधा है आपने ले लिया, यानी कि जो जिनको बहुत अतिरिक्त सेवा की, अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ़ नर्सरी में ही अच्छे लगते हैं। एक बात का और ध्यान रखा जा सकता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूरज की रोशनी और धूप के बिना आगे नहीं बढ़ते। और घर में अगर जिस जगह आपकी बालकनी इस जगह पर है या खिड़की जहाँ भी आपने पौधा रखा है वहाँ सूर्य का प्रकाश उस पौधे को नहीं मिल रहा है तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये देख समझकर आप पौधा चुनें कि आपको किस घर में जगह पर रखना है और उसे सूर्य का प्रकाश चाहिए या उसके बिना भी वो अपनी बढ़त कर सकता है। बिल्कुल। मतलब घर के अंदर रखने वाला पौधा है, इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। साथ ही पौधे लगाने के बाद समय-समय पर पानी देना तो ज़रूरी है ही, और ज़रूरी है एक नियमित समय के अंतराल पर खाद देना, पौधों की गुड़ाई करते रहना और जो गमले होते हैं ना, उनकी साफ-सफाई भी बेहद ज़रूरी है। जो उनमें खरपतवार जो आती है आपके पौधों की जड़ों के पास, गुड़ाई के समय उन्हें भी निकालना बेहद ज़रूरी है। और आकांक्षा, शोध बताते हैं कि जिस तरह हम लोग संवेदनशील होते हैं, एक मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, पौधों में भी बहुत सारी संवेदनाएं होती हैं। जो एक व्यक्ति है वो प्रतिदिन जब पौधों की देखभाल करता है, एक दिन अगर वो ना हो ना तो पौधे भी उस व्यक्ति का इंतजार करते हैं कि वो हमारी देखभाल के लिए आएगा। और अगर 2 दिन वो व्यक्ति ना दिखे तो पौधों में भी एक संवेदना इस तरह की होती है कि वो दुखी हैं या इंतजार कर रहे हैं उस व्यक्ति का, और जब वो उन्हें दिखता है तो वो खिलखिला उठते हैं। क्या बात है। तो हम जो पौधे लगाने की बात कर रहे हैं चंचल, सीमित जगह में अगर आप कहते हैं ना एक प्रॉपर रूप में अगर अपने गमलों को सलीके से रखेंगे तो उतनी सीमित जगह में ही आप काफ़ी सारे पौधे लगा सकते हैं। और अगर आप रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो जैसा कि हमारी सखी ने अभी जो बताया, नीम का पानी उन्होंने अपने पेड़ों पर छिड़का, इस तरीके का भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी का जो पाउडर है वो भी आप पौधों पर छिड़क सकते हैं, उससे भी वो भी कीटनाशक की तरह काम करता है। बिल्कुल। और अगर रासायनिक कीटनाशक का उपयोग आप कर ही रहे हैं तो कृपया इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो इन कीटनाशकों के सीधे संपर्क में न आए।
जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन कितनी अकेली सी पहले नजर जो मिलाई बस गई दुनिया दिल को मिली जो तुम्हारी लगन दिए जल गए मेरी आह से तुम बिन जाऊं कहाँ तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन भाई चंचल, तुम बिन जाऊं कहाँ, ऐसे ही ख्याल कुछ उन लोगों के मन में रहते हैं जिन्हें अपने पौधों से ना बहुत प्यार रहता है। जब बाहर जाना हो ना तो सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि हाय इन्हें पानी कौन देगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पौधे पड़ोसियों के यहाँ रख जाते हैं कि भाई तुम इनकी देखभाल करना। तो भाई पौधे लगाइए और देखभाल जरूर कीजिए। इन पौधों से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं घर में। अगर आपने टमाटर, मिर्च ऐसे पौधे लगाए हैं ना, तो अगर कोई छोटा मोटा व्यंजन बनाना है और घर में ना हो तो भाई बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात। यही तो क्या बना रहे हैं आज हम? कुछ एक चटपटी सी रेसिपी हो जाए, क्योंकि भाई 4 बजे का समय होता है, वो चाय का समय होता है हमारी सखियों का। तो चाय के साथ कुछ वेज कटलेट कैसे बनाए जाएं, इसकी रेसिपी बताते हैं। इसके लिए मध्यम आकार के 200 से 300 ग्राम आलू चाहिए और शिमला मिर्च 1 बारीक कटा हुआ, फूल गोभी आधा कप बारीक कटा हुआ, बंद गोभी आधा कप बारीक कटा हुआ, गाजर आधा कप घिसा हुआ कद्दूकस किया हुआ, मैदा 2 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, उससे भी थोड़ा कम या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं जी। अमचूर का पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, उसे घिसा हुआ या फिर खलबत्ते में कूटा हुआ, यानी कि 1 चम्मच पेस्ट होना चाहिए। हरी मिर्च 1 या 2 बारीक कटी हुई, ये भी स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती हैं। नमक स्वाद अनुसार या फिर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, या फिर हरा धनिया तो भर भर के डालिए, स्वाद और खुशबू दोनों को के अनुसार डाल दीजिए। और ब्रेड के स्लाइस 6 और कटलेट तलने के लिए ज़रूरत के अनुसार आपको तेल चाहिए। अब आलूओं को छील लीजिए, छिले हुए आलू को एकदम बारीक बारीक तोड़ लीजिए या मैश कर लीजिए। ब्रेड को तोड़कर मिक्सर जार में बिल्कुल उसका चूरा बना लीजिए। बारीक तोड़े हुए आलू में जो आपके आलू का जो मिक्सचर है आपने मैश किया है, उसमें गाजर, फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, सभी जो सब्जियां हैं और मसाले हैं, इसे एक उसमें बाउल में डालकर
मिक्स कर लीजिए। इसमें 1 छोटी चम्मच नमक और मैदा थोड़ा-सा घोलने के लिए वो भी डाल दीजिए। बाकी जो अब 3 ब्रेड का चूरा इस मिश्रण में सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डालकर भी मिक्स कर दीजिए। अब ये मिश्रण जो है वो पूरा तैयार हो गया है। मैदे का घोल बनाने के लिए जो हमने मैदा ली थी 3-4 चम्मच, वो जी। सिर्फ़ एक ऊपर से कवर बनाने के लिए ली थी। मैदे का घोल बनाने के लिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर उसकी गुठलियों को ख़त्म करके एक पतला-सा घोल, एक स्लरी जैसा बना लीजिए। इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी आपको लगेगा, या आपकी मैदा कितना पानी पीती है वो ज़रूरत आप समझ लीजिए। इस घोल में थोड़ी-सी काली मिर्च और थोड़ा-सा स्वाद के अनुसार नमक मिला दीजिए। अब उँगली में जो भी आपका मिश्रण है, सब्जियाँ, आलू, वो सब मिलाया हुआ, उसे अब मनचाहा आकार दीजिए। आपको गोल बनाना है, थोड़ा अंडाकार बनाना है, या आपके पास अगर सांचा है उसे आकार देने के जी। लिए, तो एक आकार उसको दे दीजिए और इस कटलेट को मैदे के घोल में डुबोइए। फिर जो ब्रेड का चूरा हमने बनाया था, उसमें इसको पूरी तरह से लपेट लीजिए। कढ़ाई में तेल डालकर गरमा-गरम सेकिए और हरी चटनी या फिर मीठी चटनी के साथ में इसे सर्व कीजिए। क्या बात है! तो ये तो कुछ तीखा-सा व्यंजन, खट्टा-मीठा, मतलब खट्टा, तीखा, मीठा, मीठा तो नहीं कहेंगे। हाँ, तो मीठा हम बता देते हैं। मूँग दाल के लड्डू, क्या बात है! जो प्रोटीन से भरपूर हैं, पौष्टिक भी हैं और सर्दियों में ख़ास तौर से खाए खास जाते तौर हैं। से, और चूँकि मूँग पचने में भी हल्का होता है। तो सामग्री है: पीली मूँग की दाल हुँ। 1 कप, तलने के लिए घी जितना ज़रूरत हो, चीनी पाउडर 1 कप, हुँ, इलायची पाउडर आधा छोटी चम्मच, काजू 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ, हुँ, बादाम 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ, पिस्ता 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ। ये जो सूखे मेवे हैं, आप अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बनाने के लिए मूँग दाल को धोकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देना है। फिर इसे पानी निकाल कर हुँ। पीस लेना है मिक्सर में डालकर, और एक मीडियम गाढ़ा सा इसका मिश्रण तैयार कर लेना है। ना तो पतला, ना एकदम सूखा हुआ। तो कोशिश करें कि पीसते समय पानी उसमें कम से कम डले। जी। अब ये जो मिश्रण है, इसका पकौड़ा तलने के लिए एक कढ़ाई में घी गर्म करें, और घी या तेल आप जो भी लेना चाहते हो, चूँकि हमें लड्डू बनाने हैं तो घी ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। अब गर्म घी में एक छोटा-सा बॉल साइज़ का ये जो मूँग का मिश्रण है, उसे हम पकौड़ा कह रहे हैं, वो रख दें। इसे धीमी से मध्यम आँच पर 2 से 3 मिनट तक हर तरफ से कुरकुरा और सुनहरा भूरा होने तक डीप फ्राई करना है। फिर इसे निकाल लेना है और पूरी तरह ठंडा होने देना है। अब इस तरह से आपने जितने भी पकौड़े तैयार किए हैं छोटे-छोटे इस मिश्रण के, उसके छोटे-छोटे बारीक टुकड़े करने के बाद मिक्सर में हल्का सा इसे चला लीजिए। हाँ, तो पहले जो पकौड़े आपने बनाए हैं, जब ये थोड़े ठंडे हो जाएँगे, या ठंडे करने के लिए आप इनको तोड़-तोड़ के रख दें। जब ये जी। ठंडे हो जाएँगे, एक रूम टेम्परेचर पर आ जाएँगे, सामान्य तापमान पर, फिर आप मिक्सी में डालकर इनका बारीक पाउडर बना लीजिए और फिर छान लीजिए। बिल्कुल। इस मिश्रण को अब नहीं भी छानेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसे हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना है। अब इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लें। चीनी, इलायची पाउडर हो गया, काजू, बादाम और जो सूखे मेवे आप डालना चाह रही हैं, वो डालें और अच्छे से मिला लें। फिर इसमें 3 से 4 चम्मच घी डालकर अच्छे से मिलाकर, जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, एक मीडियम साइज़ का गोल आकार इसे देते हुए हथेलियों के बीच रखकर लड्डू जैसा आकार देकर बना लें, और इसी तरह बाकी सारे लड्डू भी तैयार कर लें। तो मूँग दाल का लड्डू टेस्टी और हेल्दी परोसने के लिए तैयार है। इसी तरह से मैंने जब एक रेसिपी देखी थी मूँग दाल के लड्डू की ही, तो उसमें क्या था कि बूरा डालने की बजाय, जो पिसी हुई शक्कर है या बूरा जिसे हम कहते हैं, उसकी बजाय उन्होंने चीनी की एक गाढ़ी-गाढ़ी सी चाशनी बनाई, और उस चाशनी में जो मूँग का जो छना हुआ पाउडर था जी। पकौड़े का, उसे डाला और उसके लड्डू बनाए थे। तो और इसे और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए आप वो जो चाशनी है वो गुड़ की भी बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। और जब व्यंजन की बात हो रही है ना चंचल, तो हमारी एक सखी कह रही हैं कि पौष महीने में चावल का पीठा बिहार के कुछ जिलों में निश्चित रूप से बनाया जाता है। चावल के आटे में मसालेदार आलू की, चने की दाल की, नारियल गुड़ की, मावा मूंगफली की या भुने हुए अलसी के पाउडर, इन सब की चीनी वाली या गुड़ वाली जो फीलिंग होती है, जो भरावन होता है, हाँ। वो भर के पीठा बनाते हैं
और ये सभी के घर भेजा जाता है, खासकर इसे बेटी के परिवार में यानी रिश्तेदारी में भेजा जाता है। हाँ। पूस के महीने में बंगाल में भी पीठा ज़रूर बनाते हैं। हाँ, और ये पीठा बड़ा स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसी तरह से राजस्थान में पौष के महीने में एक चौले की दाल आती है, उसमें कुछ अन्य दालों को मिलाकर पकौड़े तले जाते हैं और उन्हें पौष बड़े कहा जाता है, क्योंकि खास तौर पर वो पौष के महीने में ही बनते हैं। और ये सभी दालें जो हैं हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा देती हैं, जो ठंड से हम बहुत क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही तो हमारे शरीर को गर्माहट भी देती हैं, ऊर्जावान रखती हैं। बिल्कुल, ये जो पीठे की बात हो रही है, कुछ इसी तरह का पीठा उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर बनाया जाता है। उसमें कई तरह की जो दालें होती हैं ना, जैसे मूंग की दाल हो गई, थोड़ी उड़द की दाल हो गई, थोड़ी चने की दाल मिलाकर, साथ ही इसमें आलू माफ़ कीजिएगा, आलू नहीं, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, हाँ, इसका पेस्ट बनाकर उसे डालकर जो पीठा बनाया जाता है, खासकर ठंड के दिनों में बेहद स्वादिष्ट होता है। और आकांक्षा, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसे भाप देकर पकाया जाता है, तो ये बहुत ही पौष्टिक आहार के तरह से हम इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें घी तेल का इस्तेमाल नहीं होता। जो लोग थोड़े से स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग रहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो चाहते हैं कि तला भुना कम से कम खाया जाए, तो वो इस तरह से भाप में पकी हुई व्यंजनों का मज़ा ले सकते हैं। और अब हम ले मज़ा गीत का। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। माना के वो हीरा हो, मुश्किल से जो हाथ आए, इतना भी न तड़ पाओ के जान निकल जाए। छोड़ो जी ये झगड़े, छोड़ो जी अब ये झगड़े, एक बार मुस्कुरा दो। तकदीर है क्या अपनी, मैंने जो तुम्हें पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा ही भरोसा है, कैसे वो भुला दूं मैं जो आंखों ने देखा है। छेड़ोगे तौबा तोड़ोगे, तौबा, छेड़ोगे दिल तोड़ोगे, एक बार मुस्कुरा दो। बस कितनी सी शिकायत पर कितना मुझे तड़पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चंचल तो घड़ी भी पुकार रही है कि समय समाप्त हुआ चाहता है। सभी से विदा लेते हैं। तो चंचल वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।
सखी सहेली।